एक स्कूल का मासूम लड़का, एक रहस्यमय कब्र और उससे उठते इत्र की अजीब खुशबू। जय की यह जिज्ञासा उसे उस आत्मा के सामने ला खड़ा करती है जो अपने इंसाफ के लिए भटक रही है। रात के सन्नाटे में उसका शरीर किसी और का बन जाता है। क्या जय का परिवार उसे बचा पाएगा? क्या वह उस रहस्य से निकल पाएगा जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला है? शाम के 4 बज रहे थे। आसमान पर हल्के बादल तैर रहे थे और धूप पैरों की शाखाओं से छन छन कर जमीन पर गिर रही थी। हवा में अजीब सी नमी और ठंडक थी। बारिश का मौसम था, लेकिन उस दिन बूंदे गिरने के बजाय वातावरण में एक अजीब सी चुप्पी थी। मैं यानी जय तब बहुत छोटा था, शायद 7-8 साल का था। मेरी रोज की दिनचर्या थी कि स्कूल जाने के लिए हमें अपने कॉलोनी से एक पुरानी पीली रंग की बस लेने आती थी। वह बस रोज हमें उसी रास्ते से ले जाती थी, एक पुराने जंगल के बीच से होकर। जंगल का वह रास्ता टूटा फूटा था, सड़क जगह जगह से उखड़ी हुई थी, जिससे बस जब भी वहां से गुजरती तो झटकों से हमारी किताबें, बैग और कभी कभी हम बच्चे भी उछल जाते थे। हमारे लिए यह रोज का मजाक था, लेकिन मेरे लिए वह रास्ता हमेशा किसी रहस्य की तरह था। उस रास्ते के बीचों बीच एक पुराना और विशाल पेड़ था। उसका तना इतना मोटा था कि 3-4 आदमी भी मिलकर उसे गले नहीं लगा सकते थे। पेड़ों की जड़ों के नीचे जमीन में हल्की सी ऊंचाई बनी हुई थी। मैंने सोचा था कि यह महज मिट्टी का ढेर है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो समझ आया वह एक कब्र थी। हर दिन जब बस वहां से गुजरती, मेरी आंखें अपने आप उस कब्र पर टिक जाती थी। कभी उसमें कोई ताज़ा फूल दिखता तो कभी सूखे पत्तों से ढकी हुई रहती थी। बच्चों की चिल्पों और ड्राइवर के रेडियो पर बजते गानों के बीच भी मेरे कानों में एक अजीब खामोशी गूंजती। जब तक हमारी बस उस कब्र से आगे नहीं बढ़ती, मैं हमेशा मन ही मन सोचता, ये कब्र किसकी होगी, यहाँ कौन दफन है और ये जंगल के बीचों बीच क्यों है। लेकिन जवाब कभी नहीं मिला। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं बड़ा हो गया, पर मेरी जिज्ञासा उस कब्र के बारे में बढ़ती ही गई। मुझे लगता जैसे वह कब्र मेरी ओर देख रही है, जैसे वह कोई राज छुपा है जो सिर्फ मेरे लिए है। एक दिन जब मेरी उम्र करीब 12 साल रही होगी, मैंने सोचा आज जाकर देखना ही चाहिए। उस दिन शाम को स्कूल से लौटने के बाद मैंने अपनी पुरानी साइकिल उठाई और बहाना बनाकर घर से निकल पड़ा। माँ को बताया कि दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं अकेला ही उस जंगल की ओर जा रहा था। रास्ता सुनसान था, पेड़ों की टहनियाँ हवा से चरमराती जैसे कोई फुसफुसा कर बातें कर रहा हो। मेरी साइकिल की घंटी टन टन खामोशी में अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। जैसे जैसे मैं उस जगह के करीब पहुंचा, मेरे दिल की धड़कन तेज होती गई। आखिरकार मैं उस पेड़ तक पहुंच गया। मैंने अपनी साइकिल को एक तरफ खड़ा किया और धीरे धीरे कब्र की ओर बढ़ा। कब्र कोई बहुत पुरानी नहीं लग रही थी। ऊपर पत्थरों की मोटी पट्टी थी, लेकिन उस पर उकेरे गए अक्षर इतने मिट चुके थे कि पढ़ना मुश्किल था। आसपास सूखे पत्ते और काई जमी हुई थी, जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। मैं कुछ देर तक उस कब्र को देखता रहा। मन हुआ कि नाम पढ़ लूं, पर अक्षर इतने मलमेटे थे कि नाकाम रहा। मुझे निराशा हुई, लेकिन उसी क्षण मेरी नज़र पास रखे एक छोटे से शीशे की बोतल पर पड़ी। बोतल आधी टूटी हुई थी, लेकिन उससे हल्की सी महक आ रही थी, एक अजीब सी मदहोश कर देने वाली इत्र की खुशबू। मैंने सोचा, यहाँ इत्र की बोतल कैसे आई? क्या कोई हाल ही में यहाँ आया होगा? लेकिन आसपास तो कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ मैं, वह कब्र और जंगल की खामोशी। थोड़ी देर वहाँ बैठकर मैं अपने विचारों में खो गया, पर जैसे ही मैं वहाँ से उठकर जाने लगा, अचानक हवा का एक झोंका आया और वही इत्र की खुशबू और तेज हो गई। इतनी तेज कि मेरा सिर चकराने लगा। और अजीब बात यह थी कि वहाँ कोई नहीं था। मैं डर गया, जल्दी जल्दी साइकिल उठाई और घर की ओर भागा। घर पहुँचते ही माँ ने पूछा,
कहाँ गया था तू जय? बता कर जाया कर। मैं कुछ नहीं बोला, बस अपने कमरे में चला गया। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। रात का सन्नाटा पूरे घर पर छा गया था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 10 बजने का संकेत दे रही थी। बाहर पैरों से लटकती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कभी कभी कुत्तों की भौंकने की आवाज़ दूर से आती और फिर सब कुछ शांत हो जाता। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा था, पर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर चली गई थी। कब्र के पास मिली इत्र की महक अब भी मेरी नाक में बस गई थी। बार बार वही ख्याल आता, वह बोतल वहाँ कैसे पहुँची? कौन उसे वहाँ छोड़ गया होगा? और क्यों मुझे ही उसकी खुशबू इतनी गहराई से महसूस हुई? मैंने करवट बदली, लेकिन मन और बेचैन हो गया। अचानक लगा जैसे कमरे की हवा भारी हो गई हो। सांस लेना मुश्किल होने लगा। पंखा अपनी पूरी रफ्तार से घूम रहा था, फिर भी पसीना मेरे माथे से टपकने लगा। ये मुझे क्या हो रहा है? मैंने खुद से बुदबुदाया। धीरे धीरे मेरी कानों में हल्की हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कोई मेरे पास बैठकर बहुत धीरे धीरे से बोल रहा हो। लेकिन कमरे में मैं तो अकेला था। मैं घबरा कर चारों ओर देखा। फिर अचानक कमरे के दरवाजे की दरार से वही इत्र की महक अंदर घुसने लगी, तेज, नशीली और मदहोश कर देने वाली। अब मेरी धड़कन इतनी बढ़ गई थी कि मानो सीना फट जाएगा। मेरे हाथ पांव कांपने लगे और तभी कानों में एक धीमी पर ठंडी आवाज़ आई, जय। मैं झटके से उठ बैठा। कौन? मेरी आवाज़ कांप रही थी, पर कोई जवाब नहीं आया। कमरे का अंधेरा अब मुझे और डराने लगा था। मैं बिस्तर से उठा और खिड़की की ओर बढ़ा, शायद बाहर झांक कर देख लूं कि कोई है भी या नहीं। पर खिड़की खोलते ही तेज झोंका अंदर आया और मेरी किताबें ज़मीन पर गिर गई। हवा में वही महक भर गई। अब मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बेहद करीब खड़ा है। मेरे कानों में गर्म सांसों का एहसास हुआ, जैसे कोई बहुत पास से फुसफुसा रहा हो। तू मेरा नाम जानना चाहता है ना? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। कोने में अंधेरे में एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। चेहरा धुंधला था, लेकिन होठ हल्के से हिल रहे थे, मानो मुस्कुरा रहा हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन गला सूख गया। पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं भाग सकूं। अचानक से वह परछाई एक झटके से मेरी ओर बढ़ी और मेरे कान के पास फुसफुसाई, मेरा नाम जफर है। इतना सुनते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। शरीर जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। मैं जमीन पर गिर पड़ा और सब कुछ धुंधला हो गया। आखिरी चीज जो मुझे याद है वो थी मेरी अपनी ही आवाज़। मैं जोर जोर से हंस रहा था। वह वही हंसी थी जो मेरी नहीं थी। मेरी आंखें अचानक खुली। कमरे में अंधेरा गहराया हुआ था। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। रात के करीब 12 बज रहे थे, लेकिन यह मैं नहीं था जो उठकर बैठा था। मानो मेरा शरीर किसी और की पकड़ में हो। हाथ कांप रहे थी, आंखें किसी और की तरह बड़ी बड़ी खुली हुई थी और मुंह से अपने आप हंसी निकल रही थी, कर्कश और डरावनी हंसी। मैं महसूस कर रहा था कि मैं अपने ही शरीर में कैद हूँ। चीखना चाहता था, माँ पापा को पुकारना चाहता था, लेकिन आवाज़ मेरे गले से बाहर ही नहीं आ रही थी। उस परछाई का नाम जफर अब मेरे कांजों में गूंज रहा था। अचानक मेरे पैर खुद ब खुद बिस्तर से नीचे उतरे और दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। मेरे कदम भारी लेकिन तेज थे। दरवाज़ा चरमराता हुआ खुला और घर के बाहर निकल आया। बाहर आंगन में हल्की चांदनी फैली हुई थी, लेकिन चांद काले बादलों में छिपा हुआ था। मेरे मुंह से अचानक एक जोरदार चीख निकली, इतनी भयानक कि पूरी गली में गूंज गई। फिर हंसी, पागलों जैसी हंसी। माँ सबसे पहले दौड़कर बाहर आई। जय, ये तू क्या कर रहा है इतनी रात को? उन्होंने मुझे पकड़ना चाहा, लेकिन मैंने उन्हें ऐसी नज़रों से देखा जैसे मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं देखी हो।
आंखों में लाल चमक, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। माँ डर कर पीछे हट गई। अब पापा भी बाहर आ गए। उन्होंने गुस्से से कहा, जय, ये क्या बेहुदा हरकत है, अंदर चल। लेकिन तभी मेरे मुंह से आवाज़ निकली, वह मेरी नहीं थी। जय? कौन जय? मैं जफर हूँ। पापा एक पल के लिए सन्न रह गए। माँ कांप उठी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, मानो समझ ही नहीं पा रहे हो कि यह सब क्या हो रहा है। या कहो मेरा शरीर अब जोर जोर से हंसते हुए आसमान की ओर देखने लगा। काले बादल हटे और जैसे ही चांदनी की चांद मुझ पर पड़ी, मेरे हाथ हवा में उड़ गए और मैं जोर से चीखा, देखो मैं लौट आया हूँ फिर से। पड़ोसी भी अपनी अपनी खिड़कियों से झांकने लगे, लेकिन पापा और माँ समझ गए थे कि अब मामला उनकी पकड़ से बाहर है। पापा धीरे से माँ से बोले, इसे अंदर ले चलो, दरवाज़ा बंद कर दो, कल सुबह किसी को बुलाना पड़ेगा। लेकिन मुझ पर उस वक्त किसी का बस नहीं था। मैंने खुद को झटका देकर छुड़ाया और अंधेरे में भागता हुआ फिर से कमरे की ओर लौट गया। अंदर जाकर कोने में दुबक कर बैठ गया, मानो किसी से छुप रहा हूँ। मेरे होंठ बुदबुदा रहे थे, मत पकड़ो मुझे, वो आ रहा है, वो यहाँ है। माँ दरवाजे के पास खड़ी थी, उनके आंखों में आंसू थे। पापा ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। उस रात में कमरे के अंधेरे में हंसी, चीख और फुसफुसाहट के बीच अकेला पड़ रहा था और बाहर पूरा घर जाग रहा था, डर और अनिश्चितता में डूबा हुआ। सुबह की पहली किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आई, लेकिन मेरे लिए यह सुबह वैसी नहीं थी जैसे हर दिन होती थी। मैं अब भी कमरे में कोने में दुबका बैठा था, आंखों के नीचे काले गहरे धब्बे, शरीर थका हुआ, लेकिन मन अजीब सी बेचैनी में डूबा हुआ। रात भर मेरी हंसी, चीख और बड़बड़ाहट से घर में कोई भी नहीं सो पाया था। माँ रो रो कर थक चुकी थी और पापा का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वे दोनों समझ चुके थे कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है। करीब दोपहर के समय में मैंने 12 लोगों की आहट सुनी। दरवाज़ा खोला गया और मेरे सामने 4-5 लोग खड़े थे। उनके बीच में सफ़ेद कपड़ों में लिपटा एक दुबला पतला लंबी दाढ़ी वाला आदमी था। उसके माथे पर तिलक था और हाथ में एक माला। पापा ने धीरे से कहा, जय, यह बाबा जी हैं, हमारे गांव के पुराने मंदिर से आए हैं। सब कहते हैं इनके पास अलौकिक ज्ञान है, ये तुम्हारी मदद करेंगे। मैंने सिर झुका लिया, लेकिन मन के भीतर कुछ और ही चल रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरे भीतर कोई चिल्ला रहा है, नहीं, इसे मत बुलाओ, दूर रखो इसे। बाबा जी ने कमरे में कदम रखा। जैसे ही वे भीतर आए, उनकी आंखें सीधे मेरी आंखों से टकराई। उनकी निगाहें तेज और गहरी थी, जैसे मेरी आत्मा को चीर कर देख रही हो। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा डरो मत, मैं जानता हूँ तू जय है, लेकिन तेरे भीतर कोई और भी है। मेरे शरीर में अचानक सिहरन दौड़ गई। मैंने मुंह खोलना चाहा, लेकिन मेरे होठों पर अपने आप हिले और आवाज़ निकली, तू मुझे नहीं निकाल सकता, मैं यहीं रहूँगा हमेशा के लिए। वह मेरी आवाज़ नहीं थी, वह थी जफर की आवाज़। माँ सहम कर पापा का हाथ पकड़ ली। पापा का गला सूख गया। बाबा जी ने शांति से अपनी माला की मोतियाँ घुमाई और मेरे पास बैठते हुए कहा, कौन है तू, अपना नाम बता। मेरे होंठ फिर से अपने आप हिले। मेरा नाम जफर है। मैंने कभी इंसान की तरह जिया था, लेकिन अब मैं इंसान नहीं रहा। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ मेरी कर्कश हंसी गूंज रही थी। बाबा जी ने जेब से एक ताबीज़ निकाला और मेरा गर्दन में डाल दिया। जैसे ही ताबीज़ मेरे त्वचा से छुआ, मेरे शरीर में आग सी दौड़ गई और मैं जोर से तड़पने लगा, चीखने लगा, हटाओ इसे, यह मुझे जला रहा है। लेकिन बाबा जी शांत रहे। उन्होंने अपने थैली से एक छोटी शीशी निकाली और उसमें से कुछ बूंदें मेरे सिर पर डाली। वही महक, वही इत्र की खुशबू। मेरी आंखें फैल गई। ये वही महक थी जो मुझे कब्र पर महसूस हुई थी, लेकिन अब मेरे भीतर की आत्मा को और भी बेचैन कर रही थी। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, ये इत्र कहाँ से लाए आप? बाबा जी ने गहरी सांस ली और पापा की ओर देखा। इस लड़के के शरीर में जो आत्मा है, वह उसी इत्र से जुड़ी हुई है। यही इसका जड़ है।
माँ हक्का बक्का हो गई। तो क्या हमारा जय अब कभी ठीक नहीं होगा? बाबा जी ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं ऐसा मत कहो, अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन तुम्हें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। जफर कौन था यह जानना होगा, तभी जय को बचाया जा सकता है। कमरे में खामोशी गहरी हो गई और मैं जय अपने ही शरीर में कैद होकर सोचता रहा, आखिर ये जफर है कौन और मुझे ही क्यों चुन रहा है। आगे का पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।